चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग सेशन जो है वो अपने माइक म्यूट रखिएगा। लास्ट पे हम जो है वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहले हम देखते हैं कि डाइट एंड न्यूट्रिशन बेसिकली ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, डिजीज़ के साथ कोरिलेट करते हैं, फिर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कॉमन है एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशन और ओवरऑल भी वो नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हेल्थ जो है जिसको हम कहते हैं सेहत, एक मिनट मुझे शो कर लेने दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? यस, चलिए ठीक है। हेल्थ बेसिकली क्या है? हम हेल्थ को इस तरह से देख रहे होते हैं कि अगर हम बीमार नहीं तो हम सेहतमंद हैं, ऐसे ही है ना। और हम इसी को कंसीडर करते हैं कि हेल्थ जो है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। बल्कि हेल्थ को अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो ये बैलेंस है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का और स्पिरिट का। जब तक ये बैलेंस कायम नहीं रहेगा तब तक हम अपने आप को या फिर किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी स्टेट में है। चूँकि बीमारी का ना होना है, इसका ताल्लुक हेल्थ से नहीं है। अगर इंसान मेंटली जो है वो रिलैक्स नहीं है, फिजिकली जो है उसकी बॉडी एक्टिव नहीं है, बैलेंस नहीं है, और इसी तरह स्पिरिचुअली वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं फील कर रहा, या ये जो है बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का बैलेंस ओवरऑल एक हार्मनी नहीं कायम बॉडी में, तो इट्स मीन डैट कि हम उसको हेल्दी कंसीडर नहीं कर सकते। और इसी तरह हमारे पास जितनी भी डिजीज़ेज़ आती हैं ना ओवरऑल दी वर्ल्ड, जब से जो है वो दुनिया बनी है, जितनी भी बीमारियां आज तक जिससे भी यानी कोई भी इंसान जिसको कोई भी बीमारी होती है, तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी उसके साथ उसका इलाज उतारा है। ये हदीस में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हमारा पेशेंट जो है हम उसको ट्रीट करते हैं ना डिजीज़ लेवल के ऊपर भी, या उसकी जो एक हार्मनी होती है उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, तो हम पहले खुद कंफ्यूज होते हैं एज अ फिजिशियन। हमें इसकी हाउ नाउ नहीं होती, हमें कॉन्फिडेंट नहीं होता इन अदर वर्ड कि अपने मरीज को जब हमने ट्रीट करना है, उसको बीमारी की स्टेट से निकालना है या उसको हेल्थ हार्मनी की तरफ लेकर जाना है, तो हमें पहले खुद कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअलिटी में मैं अपने मरीज को ओवरऑल कैसे देख रही हूँ, ठीक है, या फिर उसको मैंने जो मेरी जिस स्टेट में मेरे पास आया है ये पेशेंट, इसको मैंने इससे कैसे निकालना है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो पहले अपना कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना और अपने आप को क्लियरेंस करना ये ज़रूरी होता है। ये कब आता है क्लियरेंस अपने माइंड के अंदर? जब आपका नॉलेज बढ़ता है। यानी हम सुन तो लेते हैं और हमें पता भी है, और एज अ मुस्लिम हमारा ये डाउट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं, और हमें लग रहा होता है कि एविडेंस बेस्ड जो है वो ज़्यादा मायने रखती है साइंस। लेकिन अगर कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उस पे हमें इतना बिलीव क्यों नहीं हो रहा होता, और उस पे फिर हम अपनी रिसर्च भी नहीं करते कि हम कॉन्फिडेंट तो हों जिस भी पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और जिस तरह भी कोई भी बीमारी अल्लाह ताला जो है वो उतारता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसकी बीमारी का क्योर जो है ना वो उसके साथ ही उतरता है। कोई भी ऐसी बीमारी मौत के अलावा नहीं है कि जिसका क्योर ना पॉसिबल हो इस दुनिया में। तो मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल विजडम जब ये दोनों मिलते हैं ना, ठीक है, तो वो एक इंसान को हेल्थ की तरफ लेकर जाते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हेल्थ जो है वो हम मॉडर्न साइंस से ही अचीव कर सकते हैं, ट्रेडिशनल विजडम का इसमें कोई पॉसिबल रोल नहीं है, या फिर जो है वो ये हेल्थ में अपना पॉसिबल रोल कोई नहीं शो करते। ये बैलेंस जो है ना ये कब तब पॉसिबल होता है, तब अचीव होता है जब बॉडी में होम्योस्टेसिस का एक जो लेवल होता है ना वो
उसकी जो यानी मेंटेनेंस है वो स्टेबल रहे, यानी हमारी ये होम्योस्टेसिस का बैलेंस हमें पता है कि कब इसकी जो कंडीशन है स्टेबल रहती है या बॉडी की जो कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन रखती है होम्योस्टेसिस की तरफ, जब टेम्परेचर, पीएच या ग्लूकोज ये बैलेंस में रहें, ऐसे ही है। और इसी तरह ये बैलेंस तब अचीव होता है जब हम न्यूट्रिशनल बैलेंस यानी रखें अपनी डाइट के पोर्शन में, यानी हम जो है वो हमारा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका बैलेंस रहे, और यानी हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन, मिनरल्स, इनका बैलेंस रहे, ठीक है। और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो है यानी ये भी इफेक्ट कर रही होती है हमारे इस बैलेंस में, लाइक स्ट्रेस, इमोशंस, डाइट, ये सारी चीजें मिलके हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को इफेक्ट करती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि डिजीज प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। अगर हम एज अ डाइटिशियन, एज अ फिजिशियन अपने पेशेंट को डाइट रिकमेंड कर रहे हैं या फिर उसको जो है वो डाइट का पोर्शन एक बैलेंस वे में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये सारे फैक्टर्स हम मैटर नहीं करते ना, हमें नहीं पता कि हमने उसको न्यूट्रिशनल बैलेंस देना है, लेकिन उसके जो हमारे पास साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स वो भी देखने होते हैं, इसके साथ साथ उसका जो एक ओवरऑल बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करना होता है। और जो हमारे पास माइक्रोबायोम बैलेंस होता है ना, यानी कि हमारे जो गट का बैक्टीरिया है उनकी रेगुलेशन, डाइजेशन है और किस तरह से हो रही है, हार्मोन्स का बैलेंस, मूड एंड इम्यूनिटी, ये सारा कुछ भी हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम इनको भी एक बैलेंस वैसे लेकर चलें। तब फिर क्या होता है कि हमारा जो एक मॉडर्न साइंस का बैलेंस है वो हम हेल्थ को अचीव करने के लिए उसको अचीव कर सकते हैं, या वो जो है वो हमें हेल्थ की तरफ लेकर जा सकता है। और ट्रेडिशनल विजडम में अगर हम इसकी तरफ मूव ऑन करें तो हम जो ये बैलेंस अचीव कर रहे होते हैं ये ह्यूमरल बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है इसका बैलेंस जो है वो फ्लूइड और एनर्जी की बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम सेलुलर लेवल पे बॉडी को देख रहे होते हैं, फिर टिश्यू लेवल पे जो इम्बैलेंस आता है उसके रिजल्ट में हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो ओवरऑल बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है। और इसके साथ साथ हम इस पे भी देख रहे होते हैं कि हम जो है वो पेशेंट को इंडिविजुअल लेवल पर ट्रीट करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डाइट प्लान है, एक डिजीज, फॉर एग्जांपल पीसीओएस के साथ हमारे पास एक पेशेंट आई है और हमने ऐसा नहीं करना कि एक डाइट चार्ट बनाया तो हर पीसीओएस के साथ हमारे पास पेशेंट आए तो उसको वही डाइट चार्ट फॉलो अप करवाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इट्स मीन दैट कि हमारा पेशेंट यूनिक है, उसके अंदर का सिस्टम यूनिक है, उसको इसी लेवल पे जाके हमने रिस्टोरेशन करवानी है, इसी लेवल पे जाके उसका जो हेल्थ है ना उसकी तरफ उसको लेकर जाना है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से हमें प्रोफेटिक टीचिंग हमें बताती है कि जो हमने खुराक खानी है उसमें मॉडरेशन रखनी है, स्लीपिंग पैटर्न में मॉडरेशन रखनी है, इसी तरह हर जो हमारे पास यानी फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्लीपिंग पैटर्न है, इसी तरह हमारा फिजिकल अडॉप्टेशन है यानी वॉक करना और उठना बैठना, और हमारी ओवरऑल जो फिजिकल रूटीन है, इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमने अपने हेल्थ को अचीव करना, ठीक है। और ये थी हमारे पास ओवरऑल एक बैलेंस हार्मनी जो जिसके यानी कॉन्सेप्ट से हम इसको अचीव कर सकते हैं हेल्थ को, और ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं कि जब हमने एक हेल्दी डाइट प्लान या फिर हेल्दी डाइट चार्ट क्रिएट करना होता है तो उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी भी डिजीज में हम अपने पेशेंट को देखते हैं या उसको डाइट रिकमेंड कर रहे होते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट होता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस हम तब अचीव करते हैं तब जब हमें पता हो कि हमारे पेशेंट की डिजीज जो है वो उसको उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। जब हम डिजीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, जैसे हमने अभी कहा कि डिजीज इज क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज जो है उसको एक्चुअलिटी में हम हेल्थ नहीं कहते, यानी हमने अपने पेशेंट को जो उसकी ओवरऑल कंडीशन है ना उससे भी निकालना होता है, उसके साथ साथ उसकी जो एक बैलेंस स्टेट होती है ना बॉडी की, माइंड की और स्पिरिट की, उसको भी क्या करना है, उसकी हार्मनी को अचीव करना है, ठीक है। इन कंडीशन से जब हम अपने पेशेंट को इसकी तरफ लेकर जाते हैं तो ओवरऑल तब हम उसको एक हेल्दी स्टेट में जो है वो शिफ्ट करते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा मरीज जो है उसकी बीमारी को खत्म कर दें तो वो ठीक हो जाएगा, एक्चुअलिटी में
हम उसको उस स्टेट से निकाल के ये नहीं कह सकते कि वो ठीक हो गया। वो ठीक, यानी ठीक होने का मतलब हेल्दी वो तब होगा जब ओवरऑल वो अपने बैलेंस को अचीव करेगा, ठीक है। और इसी तरह डायग्नोसिस हम जब करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस मॉडर्न साइंस का और ट्रेडिशनल विजडम का जब होता है तब हमारी डायग्नोसिस होती है, ठीक है। हमने उसकी होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करना है, नेचुरल न्यूट्रिशनल बैलेंस को भी देखना है, इसी तरह साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी को भी देखना है, ठीक है। यानी सारे फैक्टर मैटर करेंगे, स्ट्रेस के, इमोशंस के और इम्यूनिटी के, ठीक है। इसी तरह डिजीज की प्रोग्रेशन भी इसमें बैलेंस जो है वो मैटर करेगी। इसी तरह हमारे पास जो माइक्रोबायोम बैलेंस है ना, ये भी मैटर करेगा। इसको मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल से समझाती भी हूँ किस तरह से। और इसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम है, डेट्स आल्सो मैटर, वो इस तरह से करेगा, डायग्नोसिस में हमारे हेल्पफुल होगा कि हम डिजीज को जब सेलुलर लेवल पर देख रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि टिश्यू लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि एक्चुअलिटी में जो डिजीज है ना, वो हमारे पास जिस तरह से एबनॉर्मेलिटी हो जाती है ना हमारे टिश्यूज में, उस लेवल पे जाके हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है। अब हमने उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल्स बनाई होती हैं, 3 डिविजन्स की होती हैं, जिसकी बेस पे हम अपने पेशेंट का डायग्नोस कर रहे होते हैं, यानी इस लेवल पे जाके, सेलुलर और टिश्यू लेवल पे जाके। यानी हम ये देख रहे होते हैं कि कौन से सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हुई हुई है, कौन सा सिस्टम जो है वो हमारा हाइपो एक्टिव हुआ है। और फिर इसमें हम एपिथेलियल सिस्टम हमारा आ जाता है, एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम आ जाता है, न्यूरॉन्स आ जाती हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो मस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, मस्कुलर सिस्टम हमारा आ जाता है। इनके लेवल पे जाके हमने इम्बैलेंस को देखना होता है, डायग्नोस करना होता है। जब हम ये देख लें कि हमारे पेशेंट का जो है वो कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब है, तो उसकी बेसिस पे फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं। अगर इस लेवल पे जाके हम अपने पेशेंट का यानी ये नहीं अचीव कर पाते कि ओवरऑल उसका जो इम्बैलेंस है, डिसफंक्शनिंग है, कहाँ पे जाकर आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते ओनली ऑन कैलोरिक बेस हम अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या ओनली ऑन डाइट के न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ही सिर्फ इसके लिए पॉसिबल हैं, कि अगर इनका बैलेंस नहीं होगा तो इट्स मीन डैट कि हम अपने पेशेंट को अच्छी डाइट रिकमेंड नहीं कर सकते। बल्कि ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि जब आपने अपने पेशेंट को डिजीज, अपने पेशेंट को जो है वो एक्चुअलिटी में हेल्थ स्टेट की तरफ लेकर जाना होता है, और उसको वो क्योर देना होता है जो एक्चुअलिटी में उसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। इसी बेस पे क्या होता है, आप अपने मरीज को एक हेल्दी डाइट चार्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ये कहते हैं कि सिर्फ उसी बेस पे के फैट को आप देख रहे हो, कैलोरिक बैलेंस कर रहे हो ना, यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो की बेस पे सिर्फ कर रहे होते हो, ऐसे आप अपने पेशेंट की हेल्थ को कभी भी एक बैलेंस वे से लेकर नहीं चल सकते। बिकॉज जब तक हम ट्रेडिशनल विजडम को मॉडर्न साइंस के साथ नहीं मिलाएंगे और हर फैक्टर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, तो हम अपने पेशेंट की हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके लिए हर चीज फिर हमारी मैटर कर रही होती है। और फिर हम उसकी अगर यानी इस बेस पे, इस कंपोजिशन पे अपनी बॉडी को नहीं लेकर चल रहे, तो इनर हीलिंग, एक्चुअल हीलिंग जो है वो अचीव हो ही नहीं सकती, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें, हमारी जो बायोलॉजिकल फैक्ट है ना, जो एक बायोलॉजी है हमारे सिस्टम की, वो ये कहती है कि हमारी जो हेल्थ है ना, वो डिपेंड ना सिर्फ ये कि इन सभी फैक्टर पे कर रही होती है, उसके अलावा इंटरनल अगर बायोलॉजी की बात करें हमारी, तो हेल्थ जो है ये जिस तरह की हम यानी फूड ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, इस पे भी डिपेंड कर रही होती है। बिकॉज हमारी बॉडी की जो कंपोजिशन है ना, यानी जो हमने अब हेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेते हैं, हेल्थ हेल्थ का कॉन्सेप्ट तो सॉरी हमने ले लिया, डाइट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। डाइट जब हम अपनी खुराक खाते हैं ना, फूड बेसिकली क्या होती है, खुराक क्या होती है, एज अ डाइटिशियन आप बताएं, डिफाइन करें कि डाइट क्या होती है। आप में से जो स्टूडेंट डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, आप बताएं कि डाइट क्या होती है हमारी, डिफाइन करें इसको। मैम जो बैलेंस्ड हो, जिसमें आपको सारे फैक्ट्स, आप
जो मिनरल्स हैं, फैट हैं और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सारे कंबाइन आपको, मतलब सिर्फ ये ना हो कि आपकी सिर्फ एक चीज की कमी पूरी हो रही है। आपको फुल, आपकी जो डाइट प्लान फुल हो, मतलब उसमें मिनरल्स भी हो, आपके जो प्लेट हो उसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्ब्स भी हो, विटामिन्स भी हो, और फैट्स का मतलब सबका प्रोपोर्शन हो इक्वली। तो उसको ठीक है। हम कहते हैं कि एक आपकी बैलेंस डाइट है। और जो आपकी मतलब है कि आपकी, हम्म। और ये सारा आपके लाइफस्टाइल पर है, एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर मतलब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन की ये मतलब जो डाइट है ठीक तो है। ठीक नेक्स्ट है। की भी वो हो। ठीक है। डाइट बेसिकली जो होती है ये हमारी बैलेंस, तो इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो भी आप सभी ने कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। लेकिन डाइट बेसिकली हम इसको इस कॉन्सेप्ट से देख रहे होते हैं कि जो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए, जो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाए, यानी हमने खुराक खाई और वो हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन कंटेन कर रही होती है, इट्स मीन डैट के हमारे जिस्म का हिस्सा बन रही होती है। ये हमारे पास एक शॉर्ट डेफिनेशन और एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे पास डाइट की, जो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। मेडिसिन हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। हमने जैसे मेडिसिन ली, वो अपनी स्टिमुलेशन करवाती है, असिस्ट करती है, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग करती है, लेकिन डायरेक्टली ब्लड को जनरेट करने में उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन डाइट क्या है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड में भी इसका रोल होता है, और फिर उसके बाद उनको बैलेंस करने में, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो इफेक्ट है ना उसको अचीव करने में इसका रोल होता है डाइट का। और हेल्दी जो एक पर्सन की बॉडी है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी क्वालिटी ऑफ ब्लड पे। और क्वालिटी ऑफ ब्लड कब अच्छा होता है, जब इंसान अपनी खुराक को अच्छा लेता है, अपनी डाइट के पोर्शन को अच्छा लेता है, और उसमें ये नहीं मैटर कर रहा होता कि अगर आपने ज्यादा कैलोरीज ली तो फिर आपका क्वालिटी ऑफ ब्लड जो है वो बेहतर होगा, बल्कि ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्वांटिटी कैसी थी खुराक की, जो खुराक आपने ली, क्या आपकी बॉडी उस टाइम पे उसको लेना चाह रही थी या नहीं लेना चाह रही थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो है वो यानी फ्लू बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो है वो इस तरह की स्टेट हुई है कि अगर वो मिल्क का इंटेक करता है, ठीक है, तो वो उससे उसको इफेक्ट हो रहा है बजाय ये। वैसे तो अगर हम देखें कि मिल्क जो है वो एक अच्छी प्योर डाइट है और पूरा का पूरा जो है ना इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अच्छी ये गजा है, ठीक है, मुकम्मल गजा है दूध। लेकिन उस टाइम पे उसकी बॉडी उसको उसके लिए बेहतर नहीं है मिल्क लेना, तो वो जाके साइड इफेक्ट करेगा उसकी बॉडी में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो फूड है उसमें बॉडी परसीव उसको करना चाह भी रही है या नहीं। और इसके साथ साथ हम जो भी खुराक ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके प्रोसेसिंग को कैसे करी, यानी वो हमारी ब्लड का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ब्लड की क्वालिटी को बेहतर करेगी या नहीं करेगी। हमने डाइट के पोर्शन में अच्छी चीजें ऐड कर दी, लेकिन क्या वो चीजें हमारे पेशेंट की बॉडी में जाके फंक्शनिंग परफॉर्म वैसे करेंगी जैसे हमें चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी किस तरह की है। फिर उसमें ये भी बेस मैटर कर रहा होता है क्वांटिटी क्या, कितनी मिकदार में आपने उसको दी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये आ जाता है कि हम अपने पेशेंट की क्वांटिटी जब फूड की दे रहे होते हैं ना, डाइट का पोर्शन उसमें ऐड कर रहे होते हैं, हम उसमें ये नहीं देख रहे होते कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड म्यूकोजा है वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फूड की क्वांटिटी जो हमने इतनी ज्यादा पोर्शन कैलोरीज का उसकी डाइट में ऐड कर दिया है वो उसको डाइजेस्ट भी कर सके। जैसे अगर मैं ओवरऑल आपके साथ ड्यूरेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन शेयर करूँ ना, तो हमें कम से कम अपने पेशेंट को एक डाइट से दूसरी डाइट का जो ड्यूरेशन है ना वो कम से कम अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये है कि 12 घंटे होना चाहिए, ठीक है, एक से दूसरी डाइट का। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ये कहते हैं कि वो किस तरह से इसकी डिवीजन होती है। जो हमारे पास गैस्ट्रिक डाइजेशन होती है ना, स्टमक में जो डाइजेशन हो रही होती है, अबाउट 3 आवर्स लगते हैं इसको, 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, उसमें फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी, ठीक है, उसमें 4 घंटे लग जाएंगे। उस
उसमें हमने उसको न्यूट्रिएंट सारे यानी हमने जो है वो उसको हर चीज़ ऐड कर दी। यानी हमने कहा कि एक अच्छा जो है ना वो यानी उसमें वेजीज हैं, उसमें जो है वो फ्रूट्स हैं, उसमें हमारे पास कैलोरीज का पोर्शन सारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, हर चीज़ मैंने उसको ना ऐड कर दी। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे पेशेंट की इतनी कैपेबिलिटी है, यानी उसकी डाइजेशन प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है कि वो बॉडी वो चीज़ों को लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है वो उससे फायदा भी हो रहा है। क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन अंदर जाके प्रोसेसिंग बॉडी में हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, उसको नरिशमेंट उन चीज़ों से मिल रही है या नहीं मिल रही, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये नहीं हमने देखा। बस हमने क्या किया कि ज्यादा अच्छे वाली जो चीजें है ना, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें उसको वो दे दी। अब उसकी एब्जॉर्प्शन में हमने देखी, अब उसकी एलिमिनेशन का प्रोसीजर नहीं हमने देखा कि यानी उसको बॉडी को जो पहले उसने खाना खाया है ना, यानी उसने जो एक मील ली है, उसमें जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव होते कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हम अदर मील लेंगे तो फिर बॉडी उससे एनर्जी ले सकती है, फिर वो जाके जो है वो हमारी जो एक ब्लड की क्वालिटी है ना उसको बेहतर कर सकता है। अल्टीमेटली जब हमारी बॉडी के अंदर पहले इम्प्योरिटीज हैं, प्रोसेसिंग पहले नहीं हो रही, सिस्टम पहले जो है वो रेडी नहीं है किसी चीज को रिसीव करने के लिए, तो वो फिर किस तरह से एक हेल्दी कहें हम कह सकते हैं कि हेल्दी प्रोसेसिंग हमारी बॉडी में हो सकती है, या हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल हम अपने पेशेंट को हम डाइट चार्ट बना के दे रहे हैं और हेल्थ हेल्थ की तरफ हमारा पेशेंट जा रहा है। तो सबसे पहले जब हमने अपने पेशेंट को एक हेल्दी डाइट चार्ट या हेल्दी मील रिकमेंड करनी होती है, तो पहले उसकी सारे फैक्टर्स डायग्नोस करने होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। डायग्नोसिस के बाद फिर जब हमने ट्रीटमेंट की तरफ उसको मूव ऑन करना होता है, तो ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। डाइजेशन, उसकी जो है वो क्वालिटी, फिर उसकी जो है वो क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्या वो फूड इतनी हाइजेनिक है, या फिर वो जो फूड है उसमें हमारे पास ईटिंग का जो गैप यानी कि एक मील से दूसरी मील का जो गैप है, ड्यूरेशन है, वो हम कितना दे रहे हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी के जो डाइजेशन के सिस्टम उसको मैटर करें या नहीं करें। अब अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ जो हमारे पास हेल्दी पर्सन होते हैं ना, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है, यानी उनको 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद जो है वो भूख लग जाती है। तो ऐसे जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना, उनमें हमने स्ट्रॉन्ग हंगर यानी जिनकी होती है ना, उनकी डाइजेशन के लिए हमने ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड करने होते इसमें बहुत ज्यादा उनको ये कहें कि बहुत ज्यादा जो है वो डाइजेशन फिर उनको टाइम ले। यानी फॉर एग्जांपल हम उनमें जो है ना कैलोरिक डेंसिटी वो थोड़ी बढ़ाएंगे, लेकिन हेल्दी फैट के साथ उनको शिफ्ट कर देंगे। जैसे हम हेल्दी फैट उनको दे देंगे, हमारे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको 12 घंटे भी गुजर जाएं, 6 घंटे भी गुजर जाएं, 8 जो है ना 8 घंटे भी गुजर जाए, उनको भूख नहीं, ठीक है, हर्बल टी है, हनी वाटर है, ठीक है, लेमन हनी ड्रिंक है, ये यानी जितनी डाइल्यूटेड चीजें बर्डन ना हो और पेशेंट को एनर्जी भी मिलती रहे, और ओवरऑल उसका जो डाइजेशन का नॉर्मल डाइजेशन है ना वो भी बैलेंस रहे, ठीक है। बिकॉज अगर हम अपने पेशेंट को चीजें तो दे रहे हैं, क्वांटिटी उसको बहुत अच्छी दे रहे हैं, क्वालिटी भी उसको अच्छी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी की प्रोसेसिंग में इतना टाइम नहीं दे रहे उसको, तो फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास स्लगिश हो जाता है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। पेशेंट खा तो वो खाना ही रहा था, और आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हम तो बाजार की कोई चीज नहीं खाते, हम तो फास्ट फूड नहीं ले रहे, हमारी तो डाइट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो ये रीजन होती है इसके पीछे कि आपकी जो जब मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है ना, तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस स्टार्ट होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, गट को जो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो एक्चुअलिटी में एक्सटेंड करवा रही होती है बॉडी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता।
और अगर हम नहीं करते तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोडक्शन उनकी बढ़ जाएगी, और जो हमारे पास एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो इंक्रीज होने लग जाएगी। अल्टीमेटली जब सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो हमारी जो ओवरऑल हमारा जो एक सिस्टम है ना, यानी कि जीआईटी का जो सिस्टम है वो इन्फ्लेम्ड जब होता है तो उसके बाद ओवरऑल हमारे डाइजेशन में भी ये इफेक्ट कर रहा होता है। एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है वो और डिले हो जाता है, यानी कि 12 घंटे से भी ज़्यादा टाइम फिर चाहिए होता है बॉडी को एक अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसमें आने के लिए, दूसरी मील के लिए रेडी करने के लिए अपने आप को। ठीक है, तो मेटाबॉलिक क्लींजिंग अब ये भी नहीं है कि आपका पेशेंट आप उसको फास्टिंग पे ही रखें, ठीक है, और आप कहें कि कंप्लीटली फास्टिंग ही आप करो, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब आपका कुछ कुछ पेशेंट हमारे पास इस तरह से होते हैं कि वो जो है ना, उनसे 12 घंटे की भी फास्टिंग बियरेबल नहीं होती उनके लिए, यानी उनकी जो है वो ये कह सकते हैं कि एनर्जी इतनी नहीं होती उनमें, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो उनमें जिस तरह से मैंने बताया कि अगर तो मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट है तो आपने जो हमारे पास हेल्दी फैट है ना वो ऐड करनी होती हैं उनकी डाइट में, और ओवरऑल जो पोर्शन है उसमें भी बैलेंस करना है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा पेशेंट जो है वो उसकी डाइजेशन इतनी ज़्यादा लाइक उसमें आप जो है ना वो लाइट नरिशमेंट ये वाली चीज़ें ऐड करें जो ऑलरेडी आपको बताई हैं। ओवरऑल मेटाबॉलिक की जो क्लींजिंग है ना, इस पे ही हमारे ऊपर जो है वो जीआईटी का सिस्टम ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह आप जो है वो इसमें इसके साथ साथ ये देखें, डाइजेशन, मेटाबॉलिक रेस्ट और सेलुलर जो हमारे पास प्रोसेसिंग होती है ना, उसको एटलीस्ट जब आपने मेंटेन करना है या फिर जो है वो मेंटेनेंस की तरफ लेकर जाना है तो उसमें मिनिमम जो और मैक्सिमम यानी कह लें कि हमारी लास्ट लिमिट जो है वो 6 से 8 घंटे रख लें। ठीक है, ताकि हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है वो मेंटेन रहे और हमारे पास जो एक नेचुरल हंगर का लेवल है वो अचीव हो। और इसी तरह इसमें जो एक मेन पॉइंट ये भी होता है कि जब तक आपको भूख ना लगे तब तक जबरदस्ती खाना ना खाएं। हमारे हाँ ये भी एक गलती करते हैं बहुत से यानी पेशेंट को भी, और यानी पेशेंट को खुद फिजिशियन कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप जबरदस्ती खाना खाएं। ऐसा नहीं होता, जब तक आपकी बॉडी खुद उस चीज को अचीव नहीं कर रही ना, यानी एक स्टेट होती है नेचुरल हंगर की, इसको कहते हैं। जब ये होता है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, जब आपकी बॉडी देती है कि मुझे अब खाना खाना है, ठीक है, उस टाइम पे आप लाइट फील करते हैं, उस टाइम पे आप कामनेस स्टेज पे होते हैं, उस टाइम पे आप रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, जब आपकी बॉडी आपको ये खुद जो दे रही होती है ना स्टिमुलस कि अब मुझे खाना है, उस टाइम पे आप खाएं। उस टाइम पे जब आप खाएंगे तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देगा, अल्टीमेटली आपके ब्लड की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएगा, अल्टीमेटली आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है उसको अचीव करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप हैवी फील कर रहे हैं, आपको जो है वो ब्लोटिंग फील हो रही है, ठीक है, पेनफुलनेस की कंडीशन हो रही है, और इसी तरह जब पेशेंट ज़्यादा बीमारी की स्टेट में होता है, यानी ज़्यादा बीमार होता है और वो कहता है कि मैंने खाना नहीं खाना, ठीक है, तो आप उसको नहीं देंगे, फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। और इसी तरह पेनफुल कंडीशन में है या फिर इसी तरह उसको जो है वो जीआईटी का कोई इशू चल रहा है तो आप कहेंगे नहीं ज़बरदस्ती नहीं खाना है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, तब भी गलती होती है। उस टाइम पे अगर आप अपने पेशेंट को खाना देंगे या फिर खुद भी आप मील ले रहे हैं तो इट्स मीन डैट कि आपका जो फर्मेंटेशन की एग्रीवेशन है वो आप करवा रहे होते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आप खाना तो खाते हैं लेकिन उस मील का, उस खाने का आपको कोई फायदा नहीं होता, डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा देता है और आपकी जो एक स्ट्रेस का लेवल होता है ना उसको और बढ़ा देता है। फिर आप फूड को एज अ हीलर नहीं ले रहे होते बल्कि फूड को एज अ टॉक्सिक लोड अपनी बॉडी के अंदर रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आता है फिर उस टाइम पे हम अपने पेशेंट को क्या दें जिस टाइम पे उनका दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को जबरदस्ती, या फिर उस टाइम पे जब आपका पेशेंट जरा रिलैक्स फील करे ना, डिस्कम्फर्ट स्टेट से निकले, उसके बाद आपने उसको लिक्विड या सेमी लिक्विड जो न्यूट्रिशनल चीजें होती है ना वो ऐड करनी होती है। फॉर एग्जांपल हर्बल टी है, फ्रेश फ्रूट जूस है या फिर फ्रेश फ्रूट है, ठीक है,
इसी तरह लाइट वेजीज है, इसी तरह जो सूप है, ठीक है, मीट का सूप है या फिर मटन सूप है, और इसी तरह डाइल्यूटेड हमारे पास हनी वाटर आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास एग वाइट आ जाती है जिसपे आप ब्लैक पेपर या जो है वो साल्ट की पिंच एक जो है वो लगा के वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ लेमन वाटर आ जाता है, विनीगर हनी सिरप आ जाता है। यानी ये हमारे पास सेमी लिक्विड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो आपने अपने पेशेंट को उस टाइम पे देने होते हैं ताकि आपका पेशेंट लाइट इजी फील करे, बॉडी में स्ट्रेस ना हो, बर्डनाइज ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक टॉक्सिक लोड होता है ना, वो बॉडी का नहीं बढ़ता, ठीक है, इनडाइजेशन नहीं होती बॉडी में, और जो डाइजेशन एक बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन है ना वो मिल रही होती है, और जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है ना वो पूरी हो रही होती है। अगर फंक्शनल न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही तो इट्स मीन दैट सेलुलर ग्रोथ नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि टिश्यू लेवल पे जब हम डिजीज को देखते हैं ना तो अल्टीमेटली टिश्यू रिपेयरिंग नहीं होती, इम्यूनिटी बॉडी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम फायदे की बजाय अपने पेशेंट का नुकसान कर देते हैं। इस वजह से प्रॉपर डाइजेशन मैटर करती है, और फूड को एज अ हीलर हमने अपने पेशेंट की बॉडी में ऐड करना होता है, एज अ टॉक्सिक लोड नहीं करना होता, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी मील होती है ना, ये हमारे लिए एज अ हीलिंग इफेक्ट भी कर रही होती है, हार्मनेस इफेक्ट भी कर रही होती है। ये डिपेंड करता है हमारे पास डाइजेशन के ऊपर, ठीक है, यानी डाइजेशन हमारी करेक्शन है उसमें या नहीं है। और प्रायोरिटी ये मैटर कर रही है कि आप फूड जो है वो ड्यूरिंग इलनेस अपने पेशेंट को, उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या मैटर करती है, क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं अपने पेशेंट को, ठीक है, ये मैटर कर रही होती है ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ ये भी जो एक फैक्टर होता है कि कुछ पेशेंट्स जब अपने डाइटिशियंस के न्यूट्रिशंस के पास जाते हैं या फिर ओवरऑल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो उनको डाइट के पोर्शन की बजाय सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं और उसको फिर कहते हैं दैट्स अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और इससे आपको ज्यादा फ्रेशनेस या फिर ज्यादा अच्छा फील होगा, ऐसे नहीं होता। फूड जो आपने देनी है ना, उसका पोर्शन ऐसा ऐड करें कि जिसमें आपके पेशेंट की जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल जो बेस है ना वो आपकी खुराक से, आपकी मील से ही पूरी हो। उसके लिए आपको अलग से सप्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़े अपने पेशेंट के लिए। और इसके साथ साथ जो भी आप डाइट का पोर्शन में उसकी चीजें ऐड करें हैं वो प्योर होनी चाहिए, सीजनल होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, फिर उससे अच्छी खुशबू आनी चाहिए, यानी कि प्रेग्नेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि, क्योंकि इसमें जब ओवरऑल एक हमारी साइकोलॉजी होती है ना वो भी बहुत इफेक्ट कर रही होती है। अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस चीज को खाने के लिए रेडी नहीं है, तो खा भी ले तो उसको फिर भी फायदा नहीं होगा। एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है ना ये रुक जाती है, और फिर एक जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम होता है ना वो भी हमारा स्लोनेस की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारा दिल नहीं कर रहा, साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है उसको लेने के लिए, तो वो बजाय कि उसमें बायोकेमिकल इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन हो, वो लूज होने लग जाती है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड फूड के तौर पे हमारी बॉडी में ये एक्ट कर रही होती है, जिसके रिजल्ट में फिर क्या होता है, फर्मेंटेशन और इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेसिंग है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी डिकम्पोजिंग जो इफेक्ट है और ऑक्सीडाइजिंग जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है, और ओवरऑल जो बायोकेमिकल इंटीग्रिटी होती है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। इस वजह से अगर हमने एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम फ्रेश फूड, प्योर फूड, क्लीन और फ्रेगनेंटेड फूड ये सपोर्ट करेंगे, ताकि ओवरऑल हमारे पास जो डिटॉक्सिफिकेशन का पाथवे है ना वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब हम अपने पेशेंट को एज अ फिजिशियन या एज आप डाइटिशियन या ओवरऑल जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने पेशेंट को जो भी डाइट रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, और जिस मकसद से दे रहे हैं ना, दैट्स मैटर अ लॉट। यानी आप अपने पेशेंट को अपनी पॉकेट बढ़ाने के लिए दे रहे हो कि आपका पेशेंट बार बार आपके पास आए, या फिर ऑनेस्टी बेस पे दे रहे हो, आपको पता है कि मैं जो ये फूड अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रही हूँ ना, इस वजह से मैं रिकमेंड कर रही हूँ, दैट्स बिकॉज कि इस
कि इसका मुझे इससे फ़ायदा ना कोई नहीं है, यानी ये इस वजह से नहीं दे रही कि एक बार मैं उसको जो है वो डाइट चार्ट रिकमेंड करूँगी तो उसके बाद मेरे पास फिर आएगा। यानी अपना फ़ायदा नहीं इसमें देखना होता, इसमें ये फ़ायदा देखना होता है कि आपके मरीज़ को, आपके पेशेंट को उस स्टेट में निकालने का जितना उसका रोल होता है ना, उसकी बॉडी के साथ-साथ आपका भी उतना ही रोल होता है, बिकॉज़ यू आर द वे। आपने उसको एथिकल लॉफुलनेस की बेस पे, बायोलॉजिकल प्योरिटी की बेस पे वो चीजें देनी होती है कि उसमें आपने अपना फायदा नहीं सोचना होता, ऑनेस्टी बेस पे अपने पेशेंट को वो चीजें रिकमेंड करनी होती है जिससे आपके पेशेंट को ना सिर्फ ये कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग अचीव हो, उसकी ओवरऑल जो इफेक्ट है ना, ये आपकी मोरालिटी पे भी कर रहा होता है। इंसान जिस तरह अपने पेशेंट को, जैसे कहते हैं ना कि जो हाथ होते हैं, जो नीयत होती है ना, ये फिजिशियन की, ये शिफा है मरीज के लिए। ये तभी शिफा बनते हैं जब आप मॉरली एथिकली लॉफुल होंगे, जब आप जो है आपको पता है कि भाई मैं अपने मरीज को इसलिए ये सारी चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो उस स्टेट से बाहर निकले, इसमें मेरा अपना फायदा नहीं है, यानी कहीं जाके ये ना हो कि आपने अपनी पॉकेट को भरना है। ठीक है, ये चीज भी मैटर करती है इसमें। और ओवरऑल हमने जो है इसमें जो देखा कि अगर हम उसको ये समराइज करें, इन सभी प्रिंसिपल को, क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रिंसिपल को सभी को समराइज करें, तो हमारे पास जो ओवरऑल हेल्थ है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि इस पे कि हमारे पास जो नेचुरल विजडम है इसको हम अचीव कर सकते हैं, इस बेस पे नहीं कर सकते कि ओवरऑल हमने जो इसका कंक्लूजन है इसी बेस पे नहीं करना होता कि हमने अपने पेशेंट को कैलोरीज बेस पर ही रखना है, या हम अपने पेशेंट को जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट बस देनी है। हमें नहीं पता कि उसकी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है या कैसे नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा, इन्वायरमेंटल फैक्टर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं फिर हम अपने पेशेंट को हेल्दी डाइट रिकमेंड कर सकते हैं। और जब तक आपका मरीज नहीं कह रहा कि मुझे खाने की ज़रूरत है, उसको आप वैसे ही तब तक खाना नहीं देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर वो एक्यूट इलनेस में है, उस स्टेट में भी आप अपने पेशेंट को कोई ऐसी फूड रिकमेंड नहीं करेंगे जिससे उसकी जो इलनेस की स्टेज है उसको आप प्रमोट करें। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम पे आपने मिक्स नहीं करनी, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, यानी आप जो है वो उसमें एक मील में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसको मिक्स अप करके दे दें। एक मील के साथ जो है वो आप उसको, यानी इस तरह से चीज़ें मिक्स कर दें, इसमें आपका ये चीज़ मैटर कर रही होती है। लाइक आपने जो है वो सेम जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, जैसे फ्रूट्स एंड नट्स का ये एक वो होता है, ये कह लें कि हमारे पास वो बन जाता है पेयर। इसी तरह हमारे पास जो है वो वेजीज के अंदर अगर मीट का पेयर ले लें, ये चीज़ें जो है वो हम इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ये पॉइंट देखें ना कि यहाँ से हमने जो है वो मिल्क दे दिया और उधर से हमने कहा कि वेजिस के साथ मिल्क दे देते हैं, और उसके साथ जो है वो हम ऐसे करते हैं कि लेग्यूम्स वगैरह भी साथ ही ऐड कर देते हैं। यानी इस तरह की जो हमारे पास मिक्स मैनी फूड टाइप्स होती है ना, उसको एक मील में आपने ऐड अप नहीं करना होता। ठीक है, पेयरिंग जो होती है ना वो इस बेस पे आप करते हो कि एनिमल बेस्ड है तो उसके साथ फ्रूट्स एंड नट्स ऐड करो। ठीक है, इसी तरह अगर आप ग्रेन्स दे रहे हैं तो उसके साथ लेग्यूम्स एंड वेजीज ऐड करो। ठीक है, इस तरह जो है ना वो आप अपने पेशेंट को एक मील इस तरह रेडी करके दें। मिक्सिंग बहुत ज्यादा चीजों की एक साथ ना करें कि उसकी ओवरऑल जो मील है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, इसी तरह उसकी मेटाबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है जब आपने डाइट उसको देना है। स्ट्रेस का फैक्टर और डिजीज़ की क्या टाइप है ये मैटर कर रही होती है। और आपके पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है इसके ऊपर ओवरऑल आपकी जो पेशेंट की डिजीज स्टेट से उसको निकालना ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हमेशा जब आपने उसको डाइट प्लान रिकमेंड करना है उससे पहले क्या ज़रूरी है, डायग्नोस करना। अच्छा डायग्नोस होगा तो उसके बाद ही आप उसको अच्छी डाइट प्लान की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और उसके लिए तमाम के तमाम फैक्टर जो हमने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक अपने इस लेक्चर में डिस्कस किए ना, ये ज़रूरी हैं। उसके
बाद आप अपने पेशेंट को जो है वो अच्छा डाइट चार्ट रिकमेंड कर सकते हैं या बना के दे सकते हैं इन फैक्टर्स के बगैर। अगर आप अपने पेशेंट को एक ये कहें कि अच्छी मैं रिकमेंड कर रही हूँ, या एज अ फिजिशियन, एज अ डाइटिशियन, एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आप जो है वो उसको एक अच्छा डाइट चार्ट दे रहे हैं, तो इट्स मीन डैट कि आप उसकी हेल्थ को बैलेंस नहीं कर रहे, बल्कि उसकी डिजीज स्टेट में उसको प्रमोट करने में ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। स्टार्ट से मैं देखती हूँ आपके क्वेश्चंस। आपके जो भी क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं और अपने जो है ना चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है। हम्म हाँ जी, ऐसे ही है। गूगल की थ्योरी पे नहीं कंप्लीट करना चाहिए। जी जी, अब्दुल्ला की आईडी से। मैम, वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने कहा कि सप्लीमेंट नहीं देने चाहिए, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको सप्लीमेंट ही मतलब वो खाना कम खाते हैं लेकिन सप्लीमेंट खाने को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या हम उस जगह पे हम जो हर्बल मेडिसिन वाले सप्लीमेंट हों वो दे सकते हम्म हैं? सबसे पहली चीज, जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया मैंने कहा कि जो डाइट है ना, हमारी खुराक है, हमारी जो फूड है, हमारी मील है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट क्योर है। मेडिसिन एज अ सप्लीमेंट भी जो हम दे रहे होते हैं ना, वो भी हमारी डाइट का ही पोर्शन होता है। ठीक है, जैसे हर्बल ये जो है ना, जिसमें हमारे पास किचन हर्ब्स आ जाती हैं, वो हमारी डाइट के अंदर ही ऐड होती हैं वो चीजें। लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप अपने डाइट के पोर्शन से पेशेंट के पूरे करवाएं। ठीक है। मैम मतलब ये था कि कुछ लोग जो होते हैं खाना खाने पे प्रेफर ही नहीं करते, इतना फोर्स भी कर लें या जो भी उनको मतलब आराम से हर चीज दे दी जाए लेकिन खाते ही नहीं है। मैंने इतने सारे पेशेंट देखे हैं तो उनमें मुझे कुछ ऐसे लगे कि वो दवा खिला दें आप उन्हें वो खुश हो जाएंगे। दवा खानी है तो पूछे, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो चाहे वो किचन हर्ब्स हो, वो किसी भी तरीके से खा लेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या चोरी करते हैं खाने की, मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों का। तो मतलब उनके लिए पूछ रही थी मैं ये। साइकोलॉजी को पेशेंट की अपनी ये मैटर करती है, उसको चेंज करना होता है आपने। एज अ फिजिशियन आप अपने पेशेंट की साइकोलॉजी नहीं चेंज कर पा रहे तो आप फिजिशियन कैसे हैं? पहले साइकोलॉजी चेंज करें अपने पेशेंट की। ठीक है, अपना माइक म्यूट करिएगा। मैम एक और सवाल। मैम हम साइकोलॉजिकली इनको बिल्कुल मतलब वो उस हम्म वक्त तो बड़े राजी हो जाते हैं, खा भी लेते हैं उस वक्त जाके, लेकिन ज़ाहिर है एक हम्म टाइम पीरियड होता है ना घर पे रहने वाला, तो घर वाले हम्म परेशान हो रहे होते हैं कि इनको समझाया जब आपसे मिलके जाते हैं बड़ा अच्छा, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद वही उनका रूटीन शुरू हो जाता है। मैम मैंने उसमें क्या आपको यहाँ पे एक पॉइंट और भी बताया कि अगर पेशेंट का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा तो उसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे आप। जब उसका दिल करेगा तब आपने देना है उसको खाना। मैम वीकनेस जो हो रही हो, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो उनको हम्म वीकनेस हो रही है, उसमें हम क्या करें? मैं ये सवाल इसीलिए आपसे किया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है। जब आपका पेशेंट, आपका मरीज ये कहता है ना कि मुझे अब खाना खाना है, ये तो कहता ही है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो सारा दिन खाने के बगैर ही गुजार ले। ठीक है, जब उसने कहना है ना कि मैंने खाना है, तब आप उसकी उस कंडीशन में आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, अच्छी चीजें उसको देंगे, तब देंगे। ओवरऑल किचन जो है ना उसको आप डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मिड स्नैक्स आपने ऐड नहीं करने होते ना, ये यानी हम बार बार उसको जो है वो मिड ब्रेकफास्ट है, मिड स्नैक्स है, ये दे रहे हैं। इससे ओवरऑल डाइजेशन आपके पेशेंट की बेहतर नहीं होती, आप उसकी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो नॉर्मल जो हम लोग डाइट करते हैं तो कम से कम कितने घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए? मतलब आजकल तो आ रहा है कि 18 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए।
जैसे मगरिब के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं तो सुबह नाश्ता जो है हम्म 12-1 बजे कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए सही? नहीं, ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास 12 घंटे की फास्टिंग होती है, ठीक है, और उसका पोर्शन भी सारा डिवाइड करके बताया कि हमारी जो स्टमक है, हमारी जो गट हेल्थ है, उसमें डिवीजन हो रही होती है ना, ठीक है, कि 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, तो ये ओवरऑल जो है ना, इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 12 घंटे की फास्टिंग एक हेल्दी पर्सन के लिए इनफ है। अच्छा। और उसमें भी अगर किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो मैक्सिमम 8 घंटे की, मिनिमम 6 आवर्स की यानी 6 घंटे की, और मैक्सिमम जो है वो जिसका हेल्दी मेटाबॉलिज्म है 12 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, यही पूछना था क्योंकि आजकल यही नया चल रहा है ना कि 18 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, तो वेट कम करने के लिए। क्वेश्चन नहीं है ये, तो आपने ओवरऑल डिस्कशन की हुई है, क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पूछे ना। चलें, जो सर ने अनाउंसमेंट की थी आपके लिए कि जो स्टूडेंट हमारे लिए फ्री, वो यानी ये सेशन को कंडक्ट करने के बाद कुछ स्टूडेंट जिनको फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो क्राइटेरियाज हैं आपके साथ शेयर हो जाते हैं, फिर देन आपको सर्टिफिकेट भी इस सेशन का मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।